पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच कल सुबह 6:15 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड का अगर आप मैप देखें तो न्यूजीलैंड दो हिस्सों में डिवाइड है, दो आइलैंड्स में डिवाइड है। जो ऊपर वाला आइलैंड आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नॉर्थ आइलैंड, जहां पे ऑकलैंड है। लेकिन अगर आप नीचे वाला आइलैंड देखें इसको साउथ आइलैंड कहते हैं, जहां पे है क्राइस्ट चर्च। नॉर्थ आइलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो ऑकलैंड ही है, जिसकी आबादी सिर्फ 1.4 मिलियन है। लेकिन जहां पे पाकिस्तान टीम मौजूद है यानी कि साउथ आइलैंड नीचे, इस आइलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो क्राइस्ट चर्च ही है। और क्राइस्ट चर्च की पॉपुलेशन सिर्फ 4,20,000 है। यानी वो जो कहते हैं ना न्यूजीलैंड खाली खाली है, तो वो इसी वजह से है कि न्यूजीलैंड की जो ज्यादातर आबादी है, ज्यादातर लोग हैं वो ऊपर नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं और उनमें से ज्यादातर सिर्फ ऑकलैंड में रहते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में ग्राउंड बहुत छोटे हैं, लेकिन क्राइस्ट चर्च का जो मैदान है वो कोई इतना छोटा नहीं है, मतलब एक डिसेंट साइज है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस मैदान में क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ये पहला टी20 खेला जाना है, इसी मैदान पे अभी कल न्यूजीलैंड वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स का मैच हुआ है। अब अगर आपको मैं इस ग्राउंड की डायमेंशन बताऊं, बाउंड्री साइज बताऊं, तो यहां की जो लेग साइड की बाउंड्री है वो 71 मीटर्स है और इसकी जो ऑफ साइड की बाउंड्री है वो 78 मीटर्स है। बड़ी बाउंड्री है। वो न्यूजीलैंड में होता है ना 61 मीटर, 62 मीटर, 65 मीटर, जैसे ऑकलैंड में है। अगर आप इसकी सामने स्ट्रेट की बाउंड्री देखें तो वो 84 मीटर्स है। यानी सामने का छक्का लगाने के लिए आपको जानदार हिट लगाना पड़ना है। और अगर आप दूसरी साइड से बैटिंग कर रहे हैं तो फिर सामने की एक बाउंड्री छोटी है, वो 65 मीटर्स है। अब जो मैंने आपको बताया है कि इस मैदान में श्रीलंका और न्यूजीलैंड वुमेन्स का मैच हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका मतलब यह है कि अब यह हमें कल सुबह पता लगेगा कि क्या पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल वाला मैच उसी पिच पे हो रहा है जहां श्रीलंका और न्यूजीलैंड वुमेन्स का कल मैच हुआ है। बेसिकली एक ग्राउंड की डायमेंशन कितनी है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पिच के ऊपर, कौन सी विकेट के ऊपर आज वाला मैच खेल रहे हैं। आमतौर पे दुनिया के हर क्रिकेट ग्राउंड में दायरे के अंदर आप देखते होंगे कोई 5-6 पिच तो लाजमी होती हैं। उनमें से एक एक दो दो प्रैक्टिस की होती हैं और दरमियान की 3-4 वो फील्ड होती है, वो पिच होती है दरमियान वाली, जहां पे आप कभी भी क्रिकेट खेल सकते हैं। सो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में कल कौन सी पिच यूज होगी ये देख के पता लगेगा कि ये जो एक्चुअल मैंने आपको डायमेंशंस बताई हैं ये कितनी बनती हैं। क्योंकि कभी कभी आप बिल्कुल सेंटर विकेट में खेलते हैं तो फिर ये वही डायमेंशन है जो मैंने आपको बताई है, ये एक्चुअल ग्राउंड की डायमेंशन है। 71 मीटर, 78 मीटर, 84 मीटर, 65 मीटर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, आप ये वाली पिच यूज करते हैं, तो जाहिर बात है फिर डायमेंशन का फर्क होगा। वहां से बाउंड्री रोप थोड़ी और लंबी हो जाएगी, यहां से पास आ जाएगी, तो वो चीजें डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान ने क्राइस्ट चर्च में पहले टी20 क्रिकेट खेली हुई है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड यहां पे अच्छा है। अगर मैं आपको हेगले ओवल, जो क्राइस्ट चर्च का ये ग्राउंड है, इसके नंबर्स बताऊं तो आपको एज पाकिस्तान फैंस बड़ा हौसला मिलेगा कि यहां पे पाकिस्तान ने अच्छा रिकॉर्ड अपना रखा हुआ है। पाकिस्तान ने आज तक 7 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं इस मैदान में। पहली दफा जब पाकिस्तान ने यहां पे मैच खेला था वो 2022 में जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की, उसमें यहां पे मैच हुए थे। आपको याद होगा पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती भी थी, ट्राई नेशन सीरीज। 2022 में यहां पाकिस्तान बांग्लादेश का पहला मैच हुआ था, पाकिस्तान ने 21 रन से यह मैच जीता था। दूसरा मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का इसी मैदान पे हुआ था, पाकिस्तान ने 6 विकेटों से यह मैच जीता था।
तीसरा मैच यहां पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ही हुआ था और न्यूजीलैंड ने वो मैच जीता था। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस मैदान में हराया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को इस मैदान में 5 विकेटों से हराया। फिर 2024 की सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से यहां पे हराया और आखिरी दफा जब पाकिस्तान इस मैदान में खेला वो 2024 में ही खेला था और पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच इस मैदान में 42 रन से जीता था। तो पाकिस्तान यहां पे 7 मैच खेला है और सिर्फ 2 मैच हारा है क्राइस्ट चर्च में। यहां पे अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। अगर हम ओवरऑल ग्राउंड की बात करें तो क्राइस्ट चर्च के इस मैदान में सिर्फ 11 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं। अगर आप यहां पे पहले बैटिंग करते हैं तो आप 4 मैच जीते हुए हैं। अगर यहां पे आप चेज करते हैं तो आप 7 मैच जीते हुए हैं। यानी क्राइस्ट चर्च में अगर आप चेज की तरफ जाते हैं तो ग्राउंड के नंबर आपको यह बताते हैं कि आपके चांसेस यहां पे ज्यादा हैं जीतने के। सो चेज यहां पे ऑन है। इस ग्राउंड में आपको बड़ी खुशी होगी सुन के, जो हाईएस्ट चेज है किसी भी टीम का वो पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान ने यहां पे 177 चेज किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट 2022 में। तो पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल होगा यहां पे कि रिकॉर्ड इस ग्राउंड के हम रिलेट कर पा रहे हैं उससे। इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट इनिंग्स है किसी एक बैटर की वो न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे की है। इन्होंने 99 नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2021 में। यहां पे जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो इश सोडी के हैं, जिनको न्यूजीलैंड की टीम में बुला लिया गया है क्योंकि न्यूजीलैंड टारगेट कर रहा है इंडिया और श्रीलंका में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 में। और इश सोडी को यह बताया गया कि आप हमारे प्लान में हैं। और वाहिद इश सोडी नहीं है, इश सोडी के साथ जिमी नेशम, जो कि आपको सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नजर आते हैं, जो कि आखिरी दफा T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में आपको अमेरिका में खेलते नजर आए, अब वो न्यूजीलैंड टीम में उनको भी वापस लाया गया। और इन दोनों प्लेयर्स को खास तौर पे बताया गया कि आप हमारे T20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लान में हैं। अच्छा, पाकिस्तान को ना इश सोडी से तो बचना ही है, लेकिन जिमी नेशम ने अभी ये फरवरी में कितने की 128 किया था। हाँ, जिमी नेशम ने 128 किया था 82 बॉल्स पे, नीचे छठे नंबर पे बैटिंग करते हुए। छक्के चौके किसी को नहीं छोड़ा इसने डोमेस्टिक के मैच में। ये अभी कुछ दिन पहले। तो जिमी नेशम रेड हॉट फॉर्म में है, पाकिस्तान को इससे बचना है। ग्राउंड की स्टैट्स पे हम वापस आते हैं तो यहां पे जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो इश सोडी के हैं। इश सोडी ने यहां पे 28 रन देके 4 विकेटें ली हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान के पास डेफिनेटली 2 स्पिनर कल आपको खेलते नजर आ रहे हैं, शादाब खान हमारे वाइस कप्तान, और शायद दूसरे अबरार अहमद आपको प्लेइंग 11 में नजर आए। पाकिस्तान सुफियान के साथ भी जा सकता है। अभी पाकिस्तान की टीम प्लेइंग 11 पे अभी हम बात करते हैं। उसके बाद जो यहां पे जी हाईएस्ट टीम टोटल है कि किसी एक टीम ने सबसे ज्यादा टोटल कितना लगाया हुआ है इस मैदान में, तो वो न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2022 में ही 208 बोर्ड पे लगाया था। अगर आप लोएस्ट टोटल की बात करें तो यहां पे आपको याद होगा 2024 की सीरीज में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 92 रन पे यहां पे आउट कर दिया था और पाकिस्तान ने इस मैच में 134 रन किए थे और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने 92 पे आउट कर दिया था। यहां पे विकेटें किसने ली थी? यहां पे पाकिस्तान की तरफ से हाँ जी, शहीन शाह अफरीदी ने 2 आउट किए थे, नवाज मैच विनर 2 आउट किए थे और इफ्तिखार अहमद चाचा ने यहां पे 3 आउट किए थे। सो पाकिस्तान का यहां पे अच्छा रिकॉर्ड है यार। और यहां पे अगर हम एवरेज टोटल पहले बैटिंग करते हुए देखें तो वो 159 है। 159 यहां पे एवरेज टोटल है, यानी यहां पे 170 175 वाला टोटल अगर आप लगा दें पहले बैटिंग करते हुए तो आपका पूरा चांस होता है। लेकिन ये मैदान खुला मैदान है, ओपन एयर है, आपको हिट लगाने के लिए हवा को देखना पड़ता है कि हवा किस साइड पे जा रही है, आपको कहां का अच्छा हिट मिलेगा। जो ओपन ग्राउंड होते हैं ना, ओपन एयर, ओपन जगह पे होते हैं, खुले मैदान होते हैं जिनकी छत नहीं होती स्टैंड के ऊपर, वहां पे हवा का बहुत ज्यादा लेना देना होता है क्रिकेट में। कभी कभी एक साइड से हिट नहीं लग रहा होता क्योंकि हवा ऑपोजिट साइड पे चल रही होती है, आप फिर दूसरी साइड पे आके उस साइड का हिट लगाने का कोशिश करें तो बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। ये क्रिकेट में छोटी छोटी चीजें
बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पाकिस्तान की अगर मैं टीम की बात करूं, पाकिस्तान ने अपना यंग स्क्वाड भेजा और सलमान अली आगा की कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। सलमान अली आगा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक लाइन जिसने मुझे थोड़ा सा मेंटली उठाया कि ओके, आई मीन बहुत बड़ी बात कह दी है सलमान अली आगा ने। सलमान अली आगा से पूछा गया कि पाकिस्तान ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया, ऑब्वियसली इनकी बात तो होगी क्योंकि आपके पास्ट के ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। सलमान ने आगे से कहा कि हमने यंग लड़कों को स्क्वाड में डाला है, होप सो ये परफॉर्म करें और हम इनके साथ ही आगे जाएं। अब इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। मैंने आपको एक दो दिन पहले किसी वीडियो में बताया था कि आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में सलमान अली आगा के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फील दी गई थी कि हमने अब आगे मूव ऑन कर लिया, हम पीछे मुड़ के सीनियर्स की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी बॉल्स खाते थे। ये तो एक ढकी छुपी बात नहीं है कि रिजवान बाबर इकट्ठे ओपनिंग करते हुए बड़ी बॉल्स खाते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि पाकिस्तान ने इस मैदान में बांग्लादेश को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। पाकिस्तान ने जो पहला मैच क्राइस्ट चर्च में खेला था 2022 में बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर मैं इसका स्कोर कार्ड खोलूं ना, तो बाबर आजम ने बांग्लादेश के अगेंस्ट इस मैदान में 25 बॉलों पे 22 रन किए थे। आपके ओपनर ने इस मैदान में 2022 में 25 बॉलों पे 22 रन किए थे। अच्छा, अब मैं अगर दूसरा मैच खोल लेता हूं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, यह मैच पाकिस्तान 6 विकेटों से जीता था। तो यहां पे अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर आ जाऊं तो यहां पे मोहम्मद रिजवान ने 12 बॉलों पे 4 रन किए थे। 12 बॉलों पे 4 रन T20 में। एक एक करके आपको इनका बता रहा हूं। अगर आप तीसरा मैच देख लें जो कि न्यूजीलैंड ने जीता था, यहां पे अब देख लो, यहां पे मोहम्मद रिजवान ने 17 बॉलों पे 16 रन किए थे, रन बॉल T20 में। और बाबर आजम ने इसी मैच में 23 बॉलों पे 21 रन किए थे। यानी आपके दो ओपनर, एक 17 बॉलों पे 16 कर रहा है, एक 23 बॉलों पे 21 कर रहा है। तो वाह, मेरा ना शुक्र अदा करने का दिल कर रहा है कि पाकिस्तान की T20 टीम में 2 एंकर प्लेयर्स निकले हैं। खुदा की कसम, रिजवान बाबर मैटर नहीं करते, मैटर यह करता है 2 एंकर्स निकल गए हैं। और सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने कहा है कि हमने मूव ऑन कर ली है, और पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है एकदम यू टर्न लेके पुराने प्लेयर्स को वापस ले आना। अगर रिजवान बाबर आपकी प्लेइंग 11 में कल को वापस आते हैं तो समझ लो कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है T20 में। क्यों? क्योंकि आपका जो कप्तान है अब सलमान अली आगा, वो खुद एक एंकर प्लेयर है। तो अगर रिजवान बाबर आपकी प्लेइंग 11 में वापस आते हैं तो 1 2 3 एंकर प्लेयर्स आपकी प्लेइंग 11 में होंगे जिनको आप नहीं बाहर निकाल सकते। तो आप इतना बुरा दलदल में फंसोगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि पहले ये वाला हाथ खींच के बाहर निकालना है या ये वाला। आप दब जाओगे, धस जाओगे नीचे अगर तो ये दोनों वापस आए। बड़े लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं इन दोनों के लिए बैड विशेस दे रहा हूं। नहीं यार, T20 में नहीं बनते ये दोनों इकट्ठे। मैं हमेशा आपको पता नहीं कोई 2.5 3 साल से बता रहा हूं, जितनी बातें आपको मैंने बताई हैं तकरीबन सारी ही सच हुई हैं। मैं आपको कहता था इन दोनों की इकट्ठे T20 में जगह नहीं बनती, रिजवान बाबर की T20 में इकट्ठे जगह नहीं बनती। या तो रिजवान बाहर जाएगा या तो बाबर बाहर जाएगा, और बचेगा वो जो उस टाइम का कप्तान होगा। और हुआ क्या कि रिजवान अपनी कप्तानी में बाबर को बचाता रहा, उसको सेफ करता रहा, और बाबर अपनी कप्तानी में रिजवान को बचाता रहा। जब क्रिकेट बोर्ड बदला, रजीम बदली, दूसरा कप्तान आया, उसने दोनों को ही फारिग कर दिया। तो अब आपकी टीम में हसन नवाज, जिसके बारे में मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली फॉर हसन नवाज, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है उसको थोड़ा सा जल्दी पाकिस्तान टीम में ले आए हैं, लेकिन यंगस्टर है तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसको खिलाएं।
मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, उमैर बिन यूसुफ, ये वो बच्चे हैं जो आपका फ्यूचर हैं। ये जो पीछे गुजर चुके हैं ना, ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। ये आपको 5-5 6-6 वर्ल्ड कप हरवा गए हैं। समझ आई बात? तो अब आपने मूव ऑन करना है। कल सुबह मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ, अब्दुल समद, हसन नवाज, कोई भी यंगस्टर, जहादात खान पहले भी खेला गया पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में, जो भी यंगस्टर फेल हुआ भाई उसको सपोर्ट करना है। ये 5 T20 मैच की सीरीज अपने मुंह पे टेप लगा के देखनी है, और सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखना कि ये टुल्ला है, ये वो है, ये है वो। अभी शुएब अख्तर ने, दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर, दुनिया जिसकी इज्जत करती है, दुनिया जिसको मानती है, उसने बाबर आजम के बारे में कुछ कह दिया। तो ये देखें सोशल मीडिया पे बाबर आजम के फैंस, जो वो पीआर एजेंसीज होती हैं, वो शुएब अख्तर के सोशल मीडिया पे जाके गालियां निकाल रहे हैं। यानी ये लोग कौन है? ये कौन है? मुझे लगता है ये लोग ना ज़ॉम्बीज हैं, जिनके अंदर ना अकल है, ना शाउर है, ना ये पढ़े लिखे हैं। ये 1000-1500 के पीछे ये पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार को जाके गालियां निकाल रहे हैं और उसको बुरा भला कह रहे हैं, जस्ट के इनको एजेंसी वाले, इनके पीआर वाले पर बंदा 1000-1500 तेरा, 1000-1500 तेरा, 2500 तेरा, अच्छा तेरे थोड़े ज्यादा फॉलोवर हैं, चल 3500 तेरा, बस ये बिक जाते हैं। 3000-3500 में ये पाकिस्तान के लेजेंड्स को गालियां निकालते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान के यंगस्टर जब लाहौर में प्रैक्टिस करते हुए आउट हो रहे थे, तो ये पीआर अकाउंट्स कह रहे थे कि ये है आपका फ्यूचर। इससे अच्छे तो रिजवान बाबर थे। ये बाज नहीं आएंगे। ये पहले T20 से लेके 5वें T20 तक पाकिस्तान के यंगस्टर्स को गिराने की कोशिश करेंगे। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ऐसी पोस्ट नजर आएंगी कि ये टुल्ला है, वो टुल्ला है। अव्वल तो मैं दुआ करता हूं कि हमारे यंगस्टर इनको ये मौका ही ना दें, लेकिन जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो फेलियर का चांस बहुत ज्यादा है। मैं यहां पे बैठा हूं इनको बैक करने के लिए। मुझे कुछ लाख, चंद लाख लोग सुनते हैं, मैं उनके सामने बैक करूंगा अपनी टीम को, अपनी T20 टीम को, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेस टाइम लेता है। अच्छा, अब जो सलमान अली आगा ने ये कहा कि हमने इन लड़कों को बैक करना है, इनको आगे ये परफॉर्म करेंगे, इनको अगली सीरीज में लेके जाना है। अगली सीरीज आपकी कब है और किसके अगेंस्ट है? आप न्यूजीलैंड से वापस आए, HBL PSL आपकी शुरू हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश जाना है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के 3 वनडे हैं और 3 T20 हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है, वहां भी मेरा ख्याल है 3 T20 मैच है। सो पाकिस्तान को करना क्या है? पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज तक इन लड़कों को बैक करना है। मैं आपको सरफराज अहमद की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। मेरा नहीं ख्याल किसी को यह बात पता होगी, मैंने एक आधी वीडियो में बहुत पहले इसका जिक्र किया हुआ है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे कप्तान रहे हैं अपनी पीक पे। सरफराज की कप्तानी में एक चीज बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान टीम में, जितने यंगस्टर थे। अब यंगस्टर में कौन कौन है? बाबर आजम, शादाब खान, हसन अली, फखर जमान, यंगस्टर जो सैफी की कप्तानी में जो लड़के आगे आए हैं, खुदा की कसम अगली 3-4 सीरीज की टिकट्स, प्लेन की टिकट्स प्लेयर्स को दे दी जाती थी कि ये हमारे अगले 2-3 टूर हैं, आप कंफर्म हैं और ये है आपकी टिकट, आप पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं। मुझे एक प्लेयर ने अपनी अगली 3 सीरीज की एयर टिकट सेंड की। और मैं कहा शहजादे मौजे, तू तो अगर इस टूर पे फ्लॉप भी हो जाए टेंशन क्या है, अगले 2 टूर तेरे पास हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस कि आप अपने लड़कों को पहले ही बता देते हैं, ओ भाई तू फेल होना है, तू फेल हो, तू अगले 3 महीने पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, अगले 3 महीने तेरे हैं। चेयरमैन भी कहेगा ना तो तू बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई तेरे पीछे आया तो मैंने कप्तानी छोड़ देनी है, तू मेरा प्लेयर है, तू मेरी प्लेइंग 11 का बंदा है।
बड़ा कप्तान था सरफराज। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से ज्यादा बड़ी चीज वो देके गया है। ये सारे 3-4 प्लेयर्स जिनको आज आप बहुत बड़ा प्लेयर कहते हैं ना, बहुत बड़े प्लेयर्स कहते हैं, ये सरफराज अहमद के लगाए हुए पौधे हैं। सरफराज ने मिकी आर्थर के साथ मिलकर इन सब को बैक किया था और आज आपकी ये क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं। सरफराज की इज्जत किया करो। न्यूजीलैंड तगड़ा आएगी। न्यूजीलैंड ने अपने लड़कों को बता दिया है, स्पेशली 2 नाम मैंने आपको मेंशन किए हैं, इश सोडी और जिमी नेशम के, जी आप हमारी T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में है। सो न्यूजीलैंड ने तगड़ा आना है। ग्राउंड के नंबर्स, ग्राउंड के स्टैट्स मैंने आपको बता दिए हैं। कल सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:15 बजे ये मैच शुरू होना है। ऑब्वियसली सहरी के बाद नींद तो नहीं आएगी। जिन लोगों को सहरी का नहीं पता उनको बता देता हूं कि रमजान में एक हम इफ्तार करते हैं, रोजा खोलते हैं शाम को मगरिब की अजान के टाइम, और जब हमने सुबह सुबह फजर की अजान से पहले उठना होता है तो हम सहरी करते हैं, हम खाना खाते हैं फजर की अजान से पहले। सो सुबह अर्ली मॉर्निंग सारे ही उठे होंगे और उसके बाद मेरा ख्याल है हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम सो गए तो फिर हमें उठाएगा कौन। तो मैं तो नहीं सोऊंगा ऑब्वियसली आज। मैं तो सहरी के बाद, नमाज के बाद यहां स्टूडियो आ जाऊंगा घर से सुबह सुबह। तो 6:15 बजे हमारा मैच शुरू होना है और मैच के दौरान आपको पता है हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, और जैसे ही मैच खत्म होगा 9, 9:15, 9:30, 10 बजे, जब भी जैसे ही मैच खत्म होगा, मैच के फौरन बाद हमारी वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।